हेलो नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है स्पेसिफिक स्टडी एरिया। मैं हूं आपका दोस्त सौरभ और आज हम जिस बारे में बात करने जा रहे हैं वो है कक्षा 6 भूगोल का अध्याय नंबर 5 जिसका नाम है पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। फ्रेंड्स, इससे पहले हम चैप्टर 4 पढ़ चुके हैं जिसका नाम मैपिंग था, जिसमें ज़्यादा कुछ विशेष नहीं था लेकिन हमारे लिए एटलस को समझने के लिए उसका महत्व था। तो आज हम पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल के बारे में बात करने जा रहे हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। ये अगर इसके लिए मैं कहूँ तो ये 5 स्टार वाला चैप्टर है, क्योंकि फ्रेंड्स इससे संबंधित आगे बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप यूपीएससी की तैयारी करते हैं तो आपके लिए ये लेक्चर हेल्पफुल होने वाला है। अगर आप क्लास 6 में भी पढ़ते हैं तो भी आपके लिए हेल्प होने वाला है। और अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस लेक्चर को बेस बना के जियोग्राफी के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिकों या कुछ महत्वपूर्ण पक्षों को जाना जा सकता है। फ्रेंड्स, इससे पहले प्रमुख परिमंडल परिमंडल का हम शब्द जानते हैं। जैसे मान लो पर्यावरण है तो पर्यावरण किन दो शब्दों से मिलकर बना है? परि प्लस आवरण। इसी प्रकार जो हमारा परिमंडल है वो किन दो शब्दों से मिलकर बना है? परि प्लस मंडल। तो परि हमारा क्या हो जाएगा? हमारे चारों ओर का, और ये क्या हो जाएगा? प्लस मंडल यानी चारों ओर का मंडल। चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं इसको समझने के बाद शब्द को। जैसे कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ जीवन है। बिल्कुल, जीवन क्यों है? क्योंकि यहाँ पर गैसें पाई जाती हैं, यहाँ पर जल पाया जाता है, यहाँ पर जो मानव की मूलभूत आवश्यकता है उनको पूर्ति की जाती है। फिर इसके बाद हम पृथ्वी की भूमंडल के बारे में जान लेते हैं कि भूमंडल क्या है। तो भूमंडल क्या है? ये पृथ्वी का ठोस भाग है। पृथ्वी का यह क्या ठोस भाग है? यह भूपर्पटी तथा चट्टानों तथा मिट्टी की भूपर्पटी की चट्टानों तथा मिट्टी की परतों से मिलकर बना होता है। तो यह क्या है? पृथ्वी का ठोस भाग है। और वायुमंडल क्या है? गैस की परतें जो चारों ओर से घेरती हैं, जैसे कि ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑर्गन है। ये क्या वायुमंडल कहलाता है। और जलमंडल क्या कहलाता है? पृथ्वी के बहुत बड़े भाग पर जल पाया जाता है। मतलब पृथ्वी के जो जिस भाग पर जल पाया जाता है उसके लिए जलमंडल कहते हैं। जल की सभी अवस्था में हमारा बर्फ भी आ जाता है, जल भी आ जाता है और जल वाष्प भी आ जाता है। जीवमंडल एक सीमित क्षेत्र है जहाँ स्थल, जल एवं हवा एक साथ मिलते हैं, जहाँ सभी प्रकार के जीवन पाए जाते हैं। जैसे कि हमारा जो देश है, जैसे मान लो हम भारत में रहते हैं तो यहाँ स्थल भी है, जल भी है, हवा भी है। अगर कोई बोले कि मैं प्रशांत महासागर में रहता हूँ, तो प्रशांत महासागर में केवल जल और हवा है, वहाँ स्थल नहीं, तो वहाँ जीवमंडल नहीं हो पाएगा। तो जीवमंडल क्या? एक सीमित क्षेत्र है जहाँ जहाँ इंसान या जहाँ जहाँ कुछ प्राणी जगत के लोग रहते हैं, वहां पर हमारे लिए क्या हो जाता है? जीवमंडल हो जाता है। इनके बारे में बाद में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। अभी हम जानते हैं भूमंडल के बारे में। भूमंडल के बारे में विस्तार से जानने के लिए हमें भूमंडल की परिभाषा समझ लें। भूमंडल की परिभाषा है पृथ्वी के ठोस भाग को। पृथ्वी के ठोस भाग को क्या कह देते हैं? हम भूमंडल कह देते हैं। और पृथ्वी के ठोस भाग में कौन कौन से आ जाते हैं? एक तो चट्टानें आ जाती हैं भूपर्पटी की, और एक क्या आ जाती हैं? पतली मिट्टी की पतली परतें आ जाती हैं। फ्रेंड्स, अभी इसमें विस्तार से नहीं दिया गया है। जब बाद की एनसीईआरटी हम पढ़ेंगे तो हम पृथ्वी की पूरी परतों के बारे में जानेंगे। मान लीजिए ये पृथ्वी है, तो ऊपर ऊपर का जो 0 से लेकर 100 किलोमीटर का जो अपना जो परत रहती है वो हमारे क्या हो जाती है? भूपर्पटी हो जाती है। और फिर इसके बाद में मेंटल है, क्रोड है, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। अभी आप बेसिक तौर पर जान लेंगे जो पृथ्वी का ऊपरी हिस्सा होता है इसके लिए भूपर्पटी यानी क्रस्ट कह देते हैं। और ये तथा जो मिट्टी की पतली परत रहती है जो क्या कह देती है, दोनों को मिला के भूमंडल कह देते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कि पृथ्वी को मुख्य दो में बांटा जाता है, महाद्वीपों के नाम से तथा महासागरीय बेसिन के नाम से। पृथ्वी की सतह को देखना फ्रेंड्स, आप ये बोलोगे कि सर ये तो जलमंडल में शामिल हो गया महासागरीय बेसिन, फिर इसके लिए हमारा भूमंडल में क्या काम है? तो उसके लिए समझने की जरूरत है कि स्थलीय भूभागों को महाद्वीपों के नाम से जाना जाता है और बड़े जलाशयों को महासागरीय बेसिन के नाम से जाना जाता है। उससे पहले इस लाइन पर ध्यान दें, पृथ्वी की सतह को दो मुख्य भागों में बांटा जा सकता है। दो मुख्य भागों में बांटा जा सकता है। किसको?
पृथ्वी की सतह को, तो पृथ्वी की सतह में तो जल भी है, पृथ्वी की सतह में तो महासागर भी है, तो इन दोनों को हो जाता है हमारा महासागरीय बेसिन। इसके बारे में हम महासागरों के बारे में हम बाद में विस्तार से जलमंडल में पढ़ेंगे। अब इसके लिए हम कुछ महत्वपूर्ण चीजें पढ़ लेती हैं, फिर इस मैप के बारे में आएंगे। ये मैप बहुत ही शानदार है, बहुत ही जानदार मैप है। इससे हमारे लगभग ये चैप्टर पूरा, इसके जो पूरे कॉन्सेप्ट हैं वो हमारे पूरे सॉल्व हो जाएंगे। तो आगे हम इनको परिभाषाओं को समझ लेते हैं, फिर बीच बीच में मैप की जरूरत पड़ेगी तो हम मैप भी आपको दिखाते चलेंगे। अब इसमें थोड़ा फैक्ट से रिलेटेड जानकारी देखने, पृथ्वी मतलब विश्व का सबसे ऊंचा शिखर है वो माउंट एवरेस्ट है, जो समुद्र तल से 8,848 मीटर ऊंचा है। और विश्व का सबसे जो गहरा भाग है, जो नीचे भाग है, वो प्रशांत महासागर का मेरियाना गर्त भाग है, जिसकी गहराई 11,022 मीटर है। अब इसमें ये अपने लिए, क्या आपने कभी कल्पना की है कि समुद्र की गहराई पृथ्वी के सबसे ऊंचे भाग से भी अधिक हो सकती है? आपने जैसे मान लो ये माउंट एवरेस्ट है, तो माउंट एवरेस्ट में जाना अपन जब दो पहाड़ से चले जाते हैं तो कितना ऊंचा लगता है। उसके बाद कोशिश करो कि माउंट एवरेस्ट से भी कोई ज्यादा मतलब गहरी चीज है। मतलब माउंट एवरेस्ट तो 8,848 है और मेरियाना गर्त कितना है, 11,022। मैं आपके लिए एक जानकारी के लिए बता दूं कि रूस ने ट्राई किया था, रूस ने कोशिश की थी कि पृथ्वी के अंदर कितनी दूरी तक जाया जा सकता है, लेकिन जब उसने एक गड्ढा खोदने का प्रयास किया तो 2 किलोमीटर के बाद पृथ्वी की सतह से नीचे जाना मुश्किल हो गया और फिर उसको बंद करना पड़ा। लेकिन ये हमारा कहाँ है, ये हमारा महासागर में है, ये हमारा भूपर्पटी में नहीं है, ये हमारा भूमंडल में नहीं है, ये महासागर में है। इसलिए इसकी गहराई कितनी है, 11,022 मीटर है। ये थोड़ा फैक्ट है, आप इसके लिए पढ़ लो, वैसे ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, थोड़ा फैक्ट से रिलेटेड हो जाता है। वैसे यूपीएससी में फैक्ट से रिलेटेड और भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो इसमें हम देख लें, 1900 बचेंद्री पाल भारत की पहली महिला जिसने 23 मई 1984 को एवरेस्ट पर अपना कदम रखा, जिसने 23 मई 1900 को अपना एवरेस्ट पर क्या रखा, पहला कदम रखा। जो पहली महिला, उनका नाम है बचेंद्री पाल। अब बात करते हैं फ्रेंड्स महाद्वीप के बारे में। पृथ्वी पर 7 महाद्वीप हैं। पृथ्वी पर कितने महाद्वीप हैं? 7। ये 7 महाद्वीप कौन कौन से हैं? एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया तथा अंटार्कटिका। 7 महाद्वीप कौन से? एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया एवं अंटार्कटिका। अब देखना, अब अपन विश्व के मानचित्र को देखें तथा उत्तरी भाग उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है। अब फ्रेंड्स मैं आपके लिए इन सब के बारे में बेसिक मैप की जरूरत पड़ रही है, तो उसके लिए बता दूंगा आपके लिए पूरा मैप। ये है हमारा पूरा मैप। इस मैप को बड़ी आसान भाषा में समझने का पूरा प्रयास करते हैं। जैसा कि इस पर दिया गया है कि पृथ्वी का ज्यादातर हिस्सा उत्तरी गोलार्ध में है। तो देखना फ्रेंड्स, ये अपना कौन सा हो गया, 0 डिग्री विषुवत रेखा ये, और ये नीचे वाला भाग कौन सा हो गया, साउथ यानी दक्षिण गोलार्ध। ऊपर वाला हिस्सा कौन सा हो गया, उत्तरी गोलार्ध। तो हम देख सकते हैं जैसे इंडिया, भारत अपना कहाँ उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, एशिया उत्तरी गोलार्ध में है, यूरोप उत्तरी गोलार्ध में है, अफ्रीका का भी आधे से ज्यादा हिस्सा उत्तरी गोलार्ध में है, उत्तर अमेरिका पूरा उत्तरी गोलार्ध में है। तो इतना क्या, बहुत ज्यादा हिस्सा कहाँ उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। तो अब इसके बाद में हम एक मिनट में रुको फ्रेंड्स, इसके बाद में हम बात कर लेते हैं किसकी, पूरे महाद्वीपों के बारे में, एशिया के महाद्वीप के बारे में। एशिया के महाद्वीप के बाद बात करेंगे हम यूरोप के महाद्वीप के बारे में। यूरोप के बाद हम अफ्रीका के बारे में बात करेंगे। अफ्रीका के बाद हम बात करेंगे किसके में, अंटार्कटिका में। और अंटार्कटिका के बाद हम थोड़ा विश्लेषण देखेंगे और उसके बाद हमारा लेक्चर का स्थलमंडल से जलमंडल यानी जलमंडल या वायुमंडल या जीवमंडल की ओर आ जाएगा। तो फ्रेंड्स अभी हम वो देख लेते हैं, अपना मैप इधर से निकाल लेते हैं, 1 मिनट।
ये ये इंडिया, ये पूरा ग्लोबल यानी पूरा विश्व का मानचित्र हो गया। अब यहाँ पर एशिया के बारे में बात करते हैं। एशिया का विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल के 1/3 भाग में फैला है। यह महाद्वीप पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कर्क रेखा इस महाद्वीप से होकर गुजरती है। एशिया के पश्चिम में यूराल पर्वत, जो इसे यूरोप से अलग करता है। यूरोप एवं एशिया के संयुक्त भूभाग को यूरेशिया कहा जाता है। तो देखें फ्रेंड्स, अपन एशिया एशिया और यह कितने भाग पर फैला है? पृथ्वी के 1/3 क्षेत्रफल पर फैला है। तो देखना फ्रेंड्स, 1/3 क्षेत्रफल पर फैला है या नहीं फैला, देखना। तो ये पूरा लग रहा है, देखना इधर से ये येलो येलो, ये येलो येलो इधर से लेके कहाँ तक है? इधर तक है। तो अगर हम देखें तो 1/3 भाग पर है, यह आसानी से मैप में दिख रहा है। फिर इसके बाद क्या है? इसके बाद इसमें एक है यूराल पर्वत। ये आपको यूराल पर्वत दिख रहा होगा। ये यूराल पर्वत एशिया को यूरोप से अलग कर रहा है। कर्क रेखा यहाँ से होकर एशिया से गुजर रही है। ये भारत से होते हुए ये अपना मिडिल ईस्ट के देश हैं और ये इधर से होकर गुजर रही है। इसके बाद फ्रेंड्स बात कर लेते हैं कर्क रेखा के बाद ये कहाँ पर स्थित है? पूर्वी गोलार्ध में। मैंने आपको पहले भी पढ़ाया है कि जब मैं देशांतर पढ़ा रहा था तो मैंने पूर्वी और पश्चिमी गोलार्ध के बारे में पढ़ाया था। एक बार फिर से बता देता हूँ। ये अपना पृथ्वी हो जाती है और ये जो अपना देशांतर है 0 डिग्री यानी प्रमुख यामी उत्तर है, इसके वाला ये वाला जो हिस्सा हो जाता है, ये हो जाता है अपना पूर्वी गोलार्ध और ये वाला अपना स्थित हो जाता है, ये हो जाता है अपना पश्चिमी गोलार्ध। ये इतना एशिया के बारे में हमने सब कुछ जानकारी ली है जो एनसीईआरटी में दी है। यूराल पर्वत अलग करता है, संयुक्त भूभाग को कह देती है यूरेशिया। अब यूरोप के बारे में, तो यूरोप एशिया से बहुत छोटा है। यह महाद्वीप के पश्चिम में स्थित है। आर्कटिक वृत्त इससे होकर गुजरता है या 3 तरफ से जल से घुरा है। वो विश्व के मानचित्र को देखते हैं एक बार। ये इतना छोटा सा यूरोप है, इतना छोटा सा यूरोप है। और इसमें यूरोप में और क्या है? इसमें यह 3 तरफ से जल से घिरा है। तो 3 तरफ से देखना, इधर से ये भूमध्य सागर, इधर से ये आर्कटिक महासागर और इधर से ये अपना हो जाता है अटलांटिक महासागर। यूराल पर्वत से जुड़ा है तो इधर क्या 3 तरफ से कहाँ से जुड़ा है? केवल ये पूर्वी साइड से स्थल से जुड़ा हुआ है, वरना पश्चिमी, उत्तर और दक्षिण में ये जल से घिरा है। छोटा महाद्वीप है, बिल्कुल आपको लग रहा होगा एशिया बड़ा एशिया। एक बात और मैं इनके सबके क्रम में बता दूं, देखना। एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप है। उसके बाद दूसरे नंबर का सबसे बड़ा महाद्वीप है अफ्रीका। तीसरे नंबर का सबसे बड़ा महाद्वीप है उत्तर अमेरिका। चौथे नंबर का है दक्षिण अमेरिका और 5वें नंबर का है अंटार्कटिका और 6वें नंबर का है यूरोप और 7वें नंबर यानी सबसे छोटा है ऑस्ट्रेलिया। तो ये हमने इनके क्रम के बारे में जान लिया। अब अफ्रीका के बारे में बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। अफ्रीका एक ऐसा महाद्वीप है, देखना इधर से ये मकर रेखा, ये मकर रेखा मैं आपके लिए लिख देता हूँ। ये मकर रेखा और ये अपना जो 0 डिग्री है ये अपना विषुवत रेखा और ये है कर्क रेखा। तीनों का अफ्रीका से गुजर रही है। देखना ये अफ्रीका से गुजर रही है। इसमें विश्व की सबसे बड़ी नील नदी आ जाती है जो का मिस्र से होते हुए इधर तक इथोपिया यानी इथोपिया तंजानिया तक आ जाती है। ये नील नदी है और इसमें विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल भी आ जाता है। ये मरुस्थल कौन सा है? सहारा मरुस्थल है। ठीक है फ्रेंड्स, अफ्रीका के बारे में इतनी जानकारी ठीक है। ये लगभग चारों तरफ से क्या महासागरों से जुड़ा हुआ है, चारों तरफ से महासागरों से जुड़ा हुआ है। वो कौन कौन से महासागर हैं? जैसे इधर पूर्वी में देखा जाए तो हिंद महासागर है, पश्चिम में देखा जाए तो अटलांटिक और देखा जाए और उत्तर में देखा जाए तो भूमध्य सागर है और दक्षिण में देखा जाए तो दक्षिणी महासागर है। ये हमने अफ्रीका के बारे में जानकारी ले ली। तो यही अफ्रीका में ये लिखा हुआ है, यही सहारा रेगिस्तान। अब हम बात कर लेते हैं उत्तर अमेरिका की। तो उत्तर अमेरिका जैसे मैंने बताया तीसरा सबसे बड़ा है और यह दक्षिण अमेरिका से एक सक्रिय स्थान पर जुड़ा रहता है। ये जो आपको ये दिख रहा है ना,
इसी को बोलते हैं क्या, पनामा स्थल संधि। पनामा स्थल संधि। जब जब देखना समुद्र के बीच में दो स्तनों को जो एक स्थान जोड़े, मतलब वो जोड़े, जैसे दो भूभागों को, यानी दो भूभागों को का जोड़े, तो उसके लिए पनामा जल संधि। और हमारे भारत और श्रीलंका के बीच में ये पनामा स्थल संधि है, सॉरी ये स्थल संधि है, और भारत और श्रीलंका को जोड़ती है, उसके लिए पाक जल संधि कहा जाता है। इसके बाद उत्तर अमेरिका में ये हमारा पूर्वी साइड में आल्पेशियन पर्वत है और ये रॉकीज पर्वत है। ये रॉकीज, एंडीज और जो हमारा हिमालय का पर्वत है, ये बलित पर्वत के उदाहरण है। बलित पर्वतों के बारे में हम बाद में जानेंगे। इससे पहले ये हमारे हो जाते हैं रॉकीज पर्वत उत्तर अमेरिका के बारे में, और ये जो है आर्कटिक महासागर और अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर से जुड़ा हुआ है। ठीक है, इसके हम देख लेते हैं, इसके ये तीनों महासागर हैं। इसके बाद हम दक्षिण अमेरिका के बारे में बात करते हैं। दक्षिण अमेरिका में अमेजन नदी बहती है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। ये विविधता की दृष्टि से और साथ ही पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी की दृष्टि से भी ये अमेजन नदी महत्वपूर्ण हो जाती है। ये चौथा सबसे बड़ा है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये जो मकर रेखा है लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है, और इसका अधिकतम हिस्सा दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। इसका जो अधिकतम हिस्सा है वो कहाँ, दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। केवल पूर्वी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में बहुत कम हिस्सा स्थित है। ये वियतनाम या कुछ आ जाती है। और ये ब्राजील जो है वो दक्षिण अमेरिका के, ज्यादातर ब्राजील है, अर्जेंटीना है, वो सब दक्षिण अमेरिका में स्थित है। 5वें नंबर की बात करते हैं अंटार्कटिका। 1 मिनट फ्रेंड्स, अंटार्कटिका के बारे में बात कर लेते हैं। उत्तर अमेरिका के बारे में बात की हमने, ये पाक जल संधि के बारे में बात की। भारत एवं श्रीलंका के बीच का जल संधि है वो पाक जल संधि है, और ये जो स्थल संधि है ये पनामा स्थल संधि है। दक्षिण अमेरिका में बात करने के बाद हम किसकी बात कर रहे थे, अंटार्कटिका की। अंटार्कटिका एक बहुत बड़ा महाद्वीप है, बहुत बड़ा महाद्वीप का, यानी 5वें नंबर का महाद्वीप है। ये दक्षिण अमेरिका के बाद का महाद्वीप है, और जो दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। दक्षिणी ध्रुव इस महाद्वीप के मध्य में स्थित है। चूंकि यह दक्षिण ध्रुव क्षेत्र में स्थित है, इसलिए यह हमेशा मोटी बर्फ की परतों से ढका रहता है। यहाँ किसी भी प्रकार का स्थायी मानव निवास नहीं है। बहुत से देशों के शोध केंद्र यहाँ स्थित हैं। भारत के भी शोध केंद्र संस्थान है, इनके नाम है मैत्री तथा दक्षिण गंगोत्री। फ्रेंड्स, इसमें शोध केंद्र इसलिए हैं क्योंकि यहाँ पर संसाधन मिलने की प्रचुर संभावना है। यहाँ पर तेल या कुछ खनिज मिल सकते हैं, इसलिए ये कुछ, या फिर उसके लिए हम क्या इधर शोध केंद्र है। यह एक बहुत बड़ा महाद्वीप है, मतलब यह पूरी तरीके से दक्षिणी गोलार्ध में है। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि दक्षिणी गोलार्ध में कौन से महाद्वीप स्थित हैं, तो एक तो ये वाला महाद्वीप अपना हो जाता है, और एक ऑस्ट्रेलिया जो पूरी तरीके से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए हम इसकी जलमंडल और वायुमंडल और जीवमंडल के बारे में अगले पार्ट में चर्चा करेंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।